हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने कल जो है हिंदी की पहली क्लास पढ़ी थी और आज आपकी हिंदी की दूसरी क्लास होने वाली है, ठीक है? आज आपकी हिंदी की दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास। हमने कल पढ़ा था, थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी रहेगा और हिंदी का जो संवैधानिक उपबंध है वो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? और हम लोग क्लास में जो है कंटेंट पूरा पढ़ रहे हैं और मैं एकदम आप दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि क्लास भले फ्री में है, ठीक है ना? ये बैच आपको जो मिल रहा है ये भले फ्री में है, लेकिन जो आपके कंटेंट है ना वो पेड वाले हैं। जो आपके कंटेंट है वो पेड वाले हैं, आप कहीं से भी जाके तुलना कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, कल हम लोगों ने हिंदी भाषा के विकास को हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है? तो उसमें जो है आप लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश के भेद के बारे में, ठीक? जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आपका छूट गया होगा। देखिए, कल हम लोगों ने अपभ्रंश के बारे में पूरा पढ़ा था कि अपभ्रंश का जो है, अपभ्रंश शब्द जो है इसका प्रथम प्रयोग किसने किया था? आचार्य व्याडी ने किया था। ये कलर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, आगे से इसमें सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है? अपभ्रंश के शब्दों का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नाट्यशास्त्र में किया गया था। किसने किया था भाई? तो आप कहेंगे सर भरत मुनि ने किया था, क्योंकि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है भाई? भरत मुनि जी हैं, ठीक है? तो किसने किया था? भरत मुनि ने किया था, ठीक? आगे देखते हैं, चलिए। नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को क्या कहा गया? विभ्रष्ट कहा गया। विभ्रष्ट मतलब एक होता है बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा भ्रष्ट हो गया हो, बिगड़ गया हो, वो होता है आपका अपभ्रंश। इसमें स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। कौन कौन से बताए गए हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ, ठीक है ना? ये आपके 8 स्वर इसमें बताए गए हैं, ठीक है? आगे अगर देखें कि यह एक वियोगात्मक भाषा है। कैसी है भाई? वियोगात्मक भाषा है। तो देखिए, इसके पहले जितनी भाषाएं थी, संस्कृत, पाली और प्राकृत जो थी, वो कैसी थी? संयोगात्मक थी। मैंने बताया था संयोगात्मक और वियोगात्मक क्या होता है, ठीक? ये कैसा है? वियोगात्मक भाषा, क्योंकि यहीं से शुरू होता है। आपके अपभ्रंश से शुरू होता है वियोगात्मक और अभी हिंदी तक क्या चलेगा? वियोगात्मक ही चलेगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी रचना कौन सी है? पौमचर्यु। पौमचर्यु का मतलब क्या होता है? राम जी का चरित्र, मतलब इसे हम अपभ्रंश का रामायण कह सकते हैं। और अपभ्रंश का रामायण लिखने की वजह से इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यह आपको बता दिया गया है। स्वयंभू का मतलब क्या होता है भाई? स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयं मतलब अपने आप, खुद से, स्वयं से। भू मतलब उत्पन्न होने वाला। जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। वाक्यांश के एक शब्द में आपको मिलेगा ये, ठीक है? अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहां पर हुआ है? प्रमाणिक प्रयोग कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है जो है महाभाष्य में। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? चलिए, यहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब हम आ जाएंगे अपभ्रंश के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? अपभ्रंश के भेद आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? चलिए, अपभ्रंश को अगर हम देखें तो कहीं कहीं आपको 6 भाग मिलता है और कहीं कहीं आपको 7 भाग मिलता है, ठीक है? अपभ्रंश के कहीं कहीं आपको 6 भेद मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 7 मिलेंगे। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अपभ्रंश के कितने भेद हैं। अपभ्रंश के जो भेद हैं उनके भेद के बारे में थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाता है। और जो हिंदी है, मतलब जितने इसमें हिंदी से संबंधित हैं, उसमें से आपसे एकदम ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको ये सब तो ध्यान में रखना है, लेकिन जो हिंदी के जितने इसमें अपभ्रंश के भेद हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक? चलिए, अपभ्रंश के अगर हम भेद की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार आपको 6 भेद यहां पर मिलेंगे। एक है आपका सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है? क्या है भाई? आपका है सौरसेनी अपभ्रंश, नोट करते जाइएगा। दूसरा क्या है? मागधी। तीसरा क्या है? अर्धमागधी। मागधी और अर्धमागधी है। पैसाची है, ठीक है? पैसाची, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। ये आपके 6 भेद मिलते हैं आपके अपभ्रंश के, ठीक है? ध्यान रखेंगे, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, ब्राचड़ और महाराष्ट्री, इनके भेदों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। समस्या आपको ये आएगी कि इनको याद कैसे करें, ठीक है? तो यहां पर क्रम थोड़ा सा टाइपिंग में आगे पीछे हो गया है, मैं इसको आपको समझाता हूं। ये आप अर्धमागधी रखेंगे यहां, ठीक है? और मागधी रखेंगे थोड़ा इधर। तो पहले सौरसेनी आप याद कर लीजिएगा,
फिर क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे अर्धमागधी और तीसरे नंबर पे आप मागधी रखिएगा। ठीक हो भाई, ओके है। अब चलिए, अब हम अपने थोड़ा सा भारत को देखते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारा भारत है और इसमें भी अगर हम यहां देखें तो इस साइड में हमारा यहाँ यूपी पड़ता है। ठीक है ना, ये आप इसको समझिएगा। अब यहां पे अगर हम देखें, ध्यान से समझिएगा, शौर श्रेणी में आता है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो यहां अगर हम बीच में देखें तो ये आपका मुख्य बेल्ट है, आप इसे जो है मगध का क्षेत्र कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा पूरा। ठीक है ना, यहाँ यूपी बिहार के आसपास का ये वाला हिस्सा पूरा। तो अब मगध में अगर हम बात करें तो ये मानेंगे कि जो इसके इस तरफ वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो आपका है ये आपका आता है मगध क्षेत्र में। ठीक है, और इसके बगल वाला जो हिस्सा है ये आधा मगध है। ठीक, तो ये आपका हो गया मगध, मगध साम्राज्य आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे। और ये आपका हो गया आधा, मतलब अर्ध मागधी, आधा मगध हो गया। अब अगर यहां पर आधा मगध, अब इसके इधर आएंगे तो आपका होगा इधर पूरब और इधर आपका होगा पश्चिम। ठीक है ना, तो इधर से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आपकी आएगी शौर श्रेणी में। ठीक है ना, तो आप याद करेंगे कि सबसे पहले इधर से चलेंगे तो पश्चिम होगा। पश्चिम कहां पे आएगा, शौर श्रेणी में, तो पहला शौर श्रेणी आप याद करेंगे। इसके बाद आप इससे आगे बढ़ेंगे तो ये पश्चिमी हिंदी था तो ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा पहले। तो पूर्वी हिंदी आपका अर्ध मागधी में आता है, तो ये आधा मगध पहले आएगा फिर पूरा मगध आएगा। तो ध्यान रखेंगे, पहले पश्चिमी हिंदी फिर पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्ध मगध में आता है, तो ध्यान रखेंगे ये आधा मगध तो इसके बाद पूरा मगध। तो इतना आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना, उसके बाद आपका 3 याद हुआ तो ये तीनों आपको बस वैसे ही याद रखने हैं, यहां से प्रश्न आपके नहीं बनते हैं। बस आप ध्यान रखिए, पैसाची, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मतलब नीचे वाला हिस्सा, पैसाची मतलब पंजाबी, ऊपर वाला हिस्सा सिंधी मतलब ये सिंध मतलब कहाँ का आपका हिस्सा है, ये आपका सिंध क्षेत्र का हिस्सा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ओके। चलिए, अब यहां पर हम लोग आगे देखते हैं भाई कि सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। यहां पर मैं ज्यादा भेद आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको तब बताऊंगा जब आपकी हिंदी की उपभाषाएं पढ़ाऊंगा, तो वहां पर एकदम बेहतर तरीके से मैं सारी उपभाषाएं और बोलियां बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आपके जो है ये 4 भाग आपके आते हैं। ठीक है, आपको कहीं कहीं 4 के अलावा 3 भी मिलेगा, कहीं कहीं 4 मिलेगा, लेकिन जो आपका एकदम सही वाला है वो आपका कौन सा है, ये 4 आप। ठीक है, इसको नोट करना है आपको। कैसे याद करेंगे, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ ट्रिक्स एक एक करके आपको बताते जाऊंगा। ठीक, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक कोड बना लीजिए परागु। क्या बना लीजिए, परागु। ठीक, अब परागु को पा से 2 समझ लीजिएगा। ठीक है ना, पा से 2 समझिएगा होगा, एक आपका पश्चिमी हिंदी होगा, एक आपका पहाड़ी होगा। रा से राजस्थानी होगा और गा से गुजराती। ठीक है ना, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी आपका आ जाएगा सौर श्रेणी अपभ्रंश में। तो ये कोड आपको बनाना है परागु। थोड़ा बहुत चाहे जैसा हो, बहुत अगर फनी भी बनता है तो आप बना के उसको याद करना है आपको। ठीक है ना, तो ये आपका सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत ये 4 आएंगे। अब इसमें भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, पश्चिमी हिंदी में भी पढ़नी है, राजस्थानी में पढ़नी है, पहाड़ी में पढ़नी है, ये सब में पढ़ना है आपको। ठीक है ना, ओके है। चलिए, आगे आता है आपका अर्धमागधी। मैंने बताया था दूसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, अर्धमागधी पढ़ना है। ठीक है ना, अर्धमागधी में कौन सा, एक आपका केवल आता है पूर्वी हिंदी। क्या आता है भाई, पूर्वी हिंदी आता है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपके 3 भाग मिलेंगे। ठीक है ना, हिंदी बेल्ट है तो आपको मैं बताऊंगा पूरा। आपको पूर्वी हिंदी के अंदर 3 मिलेंगे, कौन कौन से है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन से मिलेंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपको यहां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को ध्यान में रखना है। कैसे याद करेंगे, इसका आप कोड बनाइए अवक्ष। क्या, अवक्ष आप कोड बनाएंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपका पूर्वी हिंदी का कोड हो जाएगा। ठीक है, कई बार जब आप करेंगे ना तो आपको वैसे ही सब कुछ याद हो जाएगा। ये आपका जो है सौर श्रेणी अपभ्रंश में कौन सा है, ये आपका है परागु। ठीक है ना, आपका अर्धमागधी में कौन सा है भाई, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के भाग कौन से है, अवक्ष, 3 भाग, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, याद हो जाएगा। अब आप आइए इधर मागधी में। ठीक है ना, मागधी के 4 भाग हैं। आप ऐसे समझिए, सौर श्रेणी के कितने भाग आपको मिले, 4, अर्धमागधी के कितने मिले, 1, 1 ये है। ठीक है ना,
अब इसके जो मैंने 3 भाग बताए ये आपको हिंदी में आगे मैं पढ़ाऊंगा भाषा बोली में, यहाँ याद करने के लिए केवल बताया है। अब आगे चलेंगे, मागधी के आपको कितने भाग मिले? 4। कौन कौन से हैं भाई, कैसे याद करेंगे? देखिए ये आपसे पूछ सकता है कि जो बिहारी है वो आपका किस सौरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा सौरसेनी, मतलब किस अपभ्रंश का हिस्सा है, आपसे पूछेगा सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची। तो आपको उत्तर क्या लगाना होगा भाई? मागधी, क्योंकि इसी में आता है। याद करने की समस्या हो जाती है, कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। देखिए मागधी के 4 भाग कौन से हैं? बांग्ला, बिहारी, असमी और उड़िया। ठीक है, बांग्ला, बिहारी, असमी और उड़िया। तो कैसे याद करेंगे? देखिए इसका कोड है बाबा, क्या है भाई? बाबा आसमान में, बाबा आसमान में उड़ गया। क्या हुआ? बाबा आसमान में उड़ गया। अब इसको कैसे आप जोड़ेंगे? देखिए जोड़ना कैसे ये समझिए आप। देखिए बाबा, बा से क्या हो गया? बांग्ला। क्या हो गया भाई? बा से हो गया बांग्ला। ठीक है, फिर बा से हो गया एक बिहारी, बांग्ला और बिहारी हो गया आपका। आसमान से क्या हो गया? असमी। ठीक है, आसमान से क्या हो गया? असमी। और उड़ गया से, उड़ से उड़िया। ठीक है ना, चारों आपको याद हो जाएंगे। बाबा आसमान में उड़ गया तो आपका क्या हो जाएगा? बा से बांग्ला, बा से बिहारी, आसमान से असमी और उड़ से उड़िया। ये चारों आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पैसाची में आपका केवल एक है पंजाबी, पा से पैसाची, पा से पंजाबी याद रहेगा। ब्राचड़ में एक है सिंधी, ये सिंगल वाले याद करने आसान है। और महाराष्ट्री, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, तो आपको पता है। ठीक है ना, इतनी चीजें अगर आपको ध्यान में है तो बहुत ही बेहतर है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? क्या है? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो देखिए ये जितने आपने सौरसेनी पढ़े हैं इसमें केवल हिंदी नहीं है, और भी भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि हिंदी की उपभाषाएं कौन सी है, देखिए हिंदी में माना जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से क्यों माना जाता है? क्योंकि हम लोग वर्तमान में जो हिंदी प्रयोग में लाते हैं वो खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली है। और खड़ी बोली किसका हिस्सा है? सौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आता है, और पश्चिमी हिंदी में आपको मैं पढ़ाऊंगा सौर से खड़ी बोली। ठीक है ना, इसीलिए आपको सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपको हिंदी माना जाएगा। ठीक है, अब हिंदी की जो है उपभाषाएं कितनी हैं ये मैं आपको बता देता हूं। कहिए तो एक बार थोड़ा सा मिटा दूं या फिर रहने दीजिए, आप लोग नोट कर रहे होंगे अगर ये ट्रिक्स तो नोट कर लें। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कि हिंदी की जो है कितनी उपभाषाएं हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा एक पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, एक राजस्थानी है, एक पहाड़ी है, एक आपकी बिहारी है और एक है आपकी पूर्वी हिंदी है। ये आपकी 5 उपभाषाएं मिलेंगी। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आपको 18 बोलियां मिलेंगी। कितनी बोलियां? उपभाषाएं कितनी आपको मिलेंगी हिंदी की? ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं जो आपको मिलेंगी 5 मिलेंगी। और बोलियां कितनी मिलेंगी? मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। बोलियां कितनी मिलेंगी? आपको 18 मिलेंगी। ये आपसे पूछा गया है। बोलियों की संख्या यूपी टेट 2017 में भी पूछा गया था, और जो आपका री एग्जाम हुआ था 2021 वाला उसमें भी पूछा गया था। पूरा का पूरा पेपर वही उठा के दे दिया था पिछला वाला। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो अब हमारा आता है अवहट्ठ। हमने आपको बताया था पहले आपकी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद आपका क्या आया? पाली, फिर क्या आया? प्राकृत, फिर क्या आया? अपभ्रंश, उसके बाद आपका आया था हिंदी। ठीक है ना, अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश के बाद आपका क्या आया था? हिंदी। ठीक है भाई, अपभ्रंश के बाद हिंदी आया। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपभ्रंश और हिंदी के बीच का एक छोटा सा समय था। एक भाषा उसमें आई जिसे हम कहते हैं अवहट्ट। क्या कहते हैं भाई? अवहट्ट। अब अवहट्ट क्या है भाई? अवहट्ट ये है कि ये अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है। किसका? अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है। मतलब कि अपभ्रंश बदल रहा था किसमें? हिंदी में। तो ये है कुछ अपभ्रंश का भाग था इसमें, कुछ हिंदी का भाग था। तो मतलब ये दोनों का संकर समय था, संकर काल था, मतलब मिला जुला काल था। तो इसे क्या कह दिया गया? अवहट्ट कह दिया गया। क्या कह दिया गया? अवहट्ट। तो हो सकता है आपसे पूछे कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक कौन सी जो है भाषा का विकास हुआ, तो उसे आप कहेंगे अवहट्ट का विकास हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए,
आइए यहां पर देखते हैं कि अवहट्ट जो है ये अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसका अपभ्रंश शब्द का विकृत, अपभ्रंश मैंने कहा था इसका मतलब भी होता है विभ्रष्ट, ठीक है ना। इसका भी विकृत रूप क्या हो गया, अवहट्ट हो गया, क्योंकि इससे बदल के अवहट्ट बना। ठीक है भाई, आगे देखिए, इसे अपभ्रंश का भी अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश, अपभ्रंश का भ्रष्ट रूप जो है वो अवहट्ट है, मतलब अपभ्रंश का अपभ्रंश है। मैंने बताया था ना, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ, तो ये बिगड़े हुए का भी बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये बाप का भी बाप निकला, बिगड़े का भी बिगड़ा हुआ निकला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि यहां से एक आध प्रश्न बने। हिंदी और अपभ्रंश की संक्रमणकालीन अवस्था, मैंने बताया ना कि ये संक्रमणकालीन अवस्था है, ना पूरा अपभ्रंश है ना पूरा हिंदी है, ये अपभ्रंश से बढ़ रहा है और हिंदी को प्राप्त कर रहा है, तो संक्रमणकालीन अवस्था हो गई, ठीक है ना। इसके बारे में किसने कहा है, अवहट्ट के बारे में कहा है कि विद्यापति जी ने कहा है, ठीक है ना। क्या कहा, देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा। इन्होंने बताया कि जो अपने देश की भाषा होती है वो सबसे मीठी होती है। कैसी होती है, मीठी होती है, और वो कौन सी है, अवहट्ट है। कौन सी है, अवहट्ट है। तो ये इसका जो प्रमाण मिलता है ये विद्यापति जी की रचना में मिलता है। कौन कौन सी रचना इनकी है जो अवहट्ट में है, इनकी रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों किस में है, अवहट्ट में है, ठीक है ना। तो अगर आपसे अवहट्ट की रचना पूछे तो आप बताएंगे कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी है, ये विद्यापति जी की है, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें, आगे बढ़ते हैं। आप इसको मैं आगे बताऊंगा, यहां पर नहीं, ठीक है ना, जब हिंदी की उपबोलियां आपको बताऊंगा तब। अब देखिए थोड़ा सा हिंदी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम फटाफट से। क्या क्या विशेषताएं, देखिए सबसे पहले तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। भाई जो हिंदी है वो खुद हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, कैसा है, फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए आपका। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। वियोगात्मक और विश्लिष्ट है। वियोगात्मक कहिए या विश्लिष्ट कहिए, वियोगात्मक का मतलब मैंने आपको बताया था, ये अगर नहीं दिख रहा हो तो आप नोट कर लीजिए, वियोगात्मक लिखा है। वियोगात्मक का मैंने बताया था कि जैसे जब विभक्ति के साथ या कारक चिन्हों के साथ शब्द को लिखा जाए, जैसे मैंने बताया था बालक का, क्या है, बालक का, तो ये का क्या है, विभक्ति चिन्ह है, ठीक है ना। अब इसे हम लिख दें बालकस्य, क्या लिख दें, बालकस्य लिख दें, ठीक है ना। अब क्या इसमें मैंने विभक्ति चिन्ह को अलग लिखा, तो आप कहेंगे नहीं। जब अलग नहीं लिखा तो इसका वियोग नहीं किया गया। वियोग मतलब अलग अलग कर देना, है ना। कभी ना कभी तो वियोग हुआ ही होगा आप लोगों के साथ, जितने आप लोग पढ़ रहे हैं, कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आया होगा कि ब्रेकअप हुआ होगा, वही ब्रेकअप यहां पर क्या है, वियोग होता है, ठीक है। तो जब इनका ब्रेकअप करवा देते हैं और अलग अलग लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है वियोगात्मक, और जब एक साथ रहता है तो संयोगात्मक होता है, ठीक है भाई, ओके है। चलिए, संश्लिष्ट होता है या विश्लिष्ट होता है, ठीक। तो विश्लिष्ट का मतलब होता है अलग अलग, संश्लिष्ट का मतलब होता है एक साथ। ये आपका संयोगात्मक, वियोगात्मक, विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, ये आपका जो है विलोम शब्द में भी पूछा जाता है। आगे देखिए, सबसे पहले, हाँ देखिए, सबसे पहले भाषा का ये देखिए गलत हो गया है। सबसे पहले हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये किया था अमीर खुसरो ने, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद, क्या कहा जाता है भाई, तोता ए हिंद, क्या कहते हैं भाई, तोता ए हिंद, या ये आपको मिल सकता है तूतिए हिंद, दोनों नाम मिल सकता है, ठीक है ना। तो तोता ए हिंद या तूतिए हिंद कहा जाता है, किसे, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक भाई। हिंदी की आदि जननी मैंने बताया कौन है, संस्कृत है, ध्यान से समझिएगा। आदि जननी, आदि मतलब एकदम प्रारंभ वाला जो होता है, तो हिंदी का प्रारंभ ही एकदम कहां से हुआ, संस्कृत से हुआ, हिंदी का नहीं। मैं कहता हूं भारतीय भाषाओं का प्रारंभ कहां से हुआ, संस्कृत से हुआ। तो जब भारतीय भाषाओं का प्रारंभ संस्कृत से हुआ तो ये कैसी हो गई, आदि जननी हो गई संस्कृत। आदि जननी या देववाणी कह सकते हैं, ठीक है ना, या आदि भाषा कह सकते हैं, ये सब किसके नाम है, ये सब आपके संस्कृत के नाम है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि हिंदी की मूल उत्पत्ति कहां से हुई है, हिंदी की अगर मूल उत्पत्ति की बात करें, मूल उत्पत्ति, तो ये कहां से है, अपभ्रंश से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है अपभ्रंश से, समझिएगा। जब संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद हिंदी आती है, तो अवहट्ट को तो हटा दीजिए बीच से, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन आया, संस्कृत। तो ये आदि जननी, आदि मतलब एकदम प्रारंभ वाली,
ठीक है ना। लेकिन अगर मूल उत्पत्ति पूछा जाए तो हिंदी किससे आई है, तो वो अपभ्रंश, ये अपभ्रंश से आई है। तो इसकी मूल उत्पत्ति कहां से हुई? अपभ्रंश से हुई। लेकिन इसकी आदि जननी कौन है? संस्कृत है। आइए संस्कृत के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, बिल्कुल सही है भाई, मैंने बता ही दिया आपको। अन्य नाम इसके है आर्य भाषा। आर्य भाषा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो है मध्य एशिया से हमारे यहाँ आए थे, जिन्हें आर्य कहा गया था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। तो जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी, और इसीलिए इसे आर्य भाषा कहा गया, या इसे श्रेष्ठ भाषा कह सकते हैं। ठीक है ना। और देव भाषा, ये देवों की भाषा है, मतलब देवता जो है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे देव भाषा कहा गया। आदि जननी, सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए इसे आदि जननी कहा गया। ठीक है। आदि भाषा मतलब सबसे प्राचीन है, इसलिए आदि भाषा कहा गया। ठीक है ना। ओके, आगे देखिए। संस्कृत को हिंदी भाषा की आदि जननी भी कहा जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, बहुत सी चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई थी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और अब राजभाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं, और थोड़ा समय की बचत करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे। ये आपको याद करने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें हैं, तो कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी हो। ठीक है, चलिए देखिए। राजभाषा का अगर हम अर्थ देखें, राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। कैसे होता है? राजकाज की भाषा मतलब जिस भाषा में शासन व्यवस्था चलाई जाती हो, प्रशासन व्यवस्था चलाई जाती हो, वो हमारी होती है राजकाज की भाषा। इसे हम कहते हैं राजभाषा। जितनी भी आपकी भाषाएं, आपको जो भी स्पष्ट नहीं है, जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, विभाषा क्या होती है, उपबोली क्या होती है, ये जैसे हम भाषा बोली शुरू करेंगे आपको एकदम बढ़िया से बताएंगे। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। राज्य या प्रशासन की भाषा जिसके माध्यम से समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? राजभाषा कहते हैं। ठीक है ना। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताइए, जो भारत की राजभाषा तो हिंदी है, आप सभी लोग जानते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई राष्ट्रभाषा क्या है भारत की, अगर मैं पूछूं कि मेरे दोस्तों भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए भारत की राष्ट्रभाषा। ठीक है, लिखना है आपको जाकर के, फिर मैं बताता हूं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। हिंदी को भारत की भाषा बनाने का सर्वप्रथम विचार कहां से आया था? तो ये विचार जो आया था बंगाल से आया था। कहां से आया था भाई? बंगाल से आया था। और इसमें अग्रणी कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की भाषा, कहां की? भारत की भाषा बनाने का विचार आया कि ये पूरे भारत की भाषा होना चाहिए हिंदी। किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने। कहां से? पश्चिम, आप कह सकते हैं बंगाल, उस समय विभाजन नहीं था। ठीक है ना, बंगाल से। उसके बाद अगर हम बोले कि भारत के लिए हिंदी राजभाषा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? राजभाषा होनी चाहिए, ये विचार सबसे पहले किसने दिया? तो ये विचार दिया आपके महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने दिया? महामना मदन मोहन मालवीय जी ने दिया। ध्यान रखिएगा, हिंदी राजभाषा होनी चाहिए, ऐसा विचार सर्वप्रथम किसने दिया? महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्हें आप ट्रिपल एम कहते हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक। लेकिन हिंदी भारत की भाषा हो, यह विचार किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने दिया। आगे देखिए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने पारित किया? अभी तक तो क्या हुआ? अभी तक भारत के बारे में हो रही थी, अब संविधान सभा के बारे में बात हो रही है। तो आपका उत्तर होगा गोपाल स्वामी अयंगर ने, जो है संविधान सभा में कहा कि जो हिंदी है ये हमारी राजभाषा होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके है। चलिए अब अगर हम बात करें, भारत की राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वो होती है जो किसी भी राष्ट्र या देश के लगभग 80% के आसपास जनसंख्या द्वारा बोली जाए। ठीक है ना। किसके द्वारा? 80% लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन अपने यहाँ हिंदी 80% लोगों के द्वारा नहीं बोली जाती है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है ना। लेकिन चीन में अगर हम बात करें तो चीन की जो भाषा है क्या है? मैंडारिन है। ठीक है ना, मंदारिन। तो चीन में केवल मंदारिन चलती है, इसलिए चीन की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों मंदारिन है। ब्रिटेन की अगर आप देखें तो वहां राजकाज भी अंग्रेजी में होते हैं और वहां की बोलचाल की भाषा भी अंग्रेजी ही है, इसलिए वहां राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों अंग्रेजी है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे राजभाषा जो है हिंदी हो, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ कोई नहीं। ठीक है ना। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। अंततः क्या हुआ भाई? इतने सब प्रयास हुए, इसमें और भी बहुत सारे प्रयास हुए।
उसमें अंततः 14 सितंबर 1949 डेट आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है। हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की गई हिंदी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ तब इसको संवैधानिक मान्यता मिली है। तो आपसे यही वाला पूछा जाता है कि राजभाषा कब घोषित किया गया, तो आप बताएंगे 14 सितंबर 1949। संवैधानिक मान्यता कब मिली राजभाषा के रूप में, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब यहां पर 14 सितंबर को राजभाषा घोषित करने की वजह से हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, क्यों मनाते हैं भाई 14 सितंबर को हिंदी दिवस? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा घोषित हुई थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। यूपी की राज्य भाषा जो है, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। ये तो शुरू से रही है हिंदी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे राज्य के पास एक दूसरी भाषा भी है, ठीक है ना, जिसे द्वितीय राज्य भाषा की दर्जा प्राप्त है, वो कौन सी है, उर्दू है। यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी स्पेशल में भी पूछा जा चुका है कि जो उर्दू है वो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब बनी, या द्वितीय राज्य भाषा कह सकते हैं, कब बनी। तो ये बनी थी 1989 में। इंपॉर्टेंट है, कब बनी थी, 1989 में। बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की दो राज्य भाषा, हिंदी और उर्दू। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहां कहां पर किया गया है, तो ये देखते हैं। ये आपके जो है अनुसूची 8 में है। कितने में है, अनुसूची 8, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनुसूची 8 में दिया है। ठीक है, संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी मूल संविधान में, उसके बाद 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से राजभाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है ना, किसमें, 8वीं अनुसूची में। भाग कौन सा है, 17। ठीक है ना, किस भाग में है, 17, भाग 17 में है। और बात करें अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 343 से 351 अनुच्छेद तक राजभाषा की चर्चा की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब देखिए, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में केवल 14 राजभाषाएं थी। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में कितनी है, 22 है। आप कहेंगे कैसे हो गई 22, तो 8 जो भाषाएं हैं, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, 26 जनवरी 1950 के बाद जोड़ा गया। ठीक है, कितनी भाषाओं को, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। पहले 14 थी, 8 को जोड़ दिया गया, तो 14 8, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखिए कब जोड़ी गई, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे या पढ़े रहेंगे एक बार, तो शायद प्रश्न आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले तो जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 में। अब यहां ध्यान से देखिएगा, 21वां में आप 50 जोड़िए, 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 71। ठीक है ना, फिर अब इस 71 में 21 ये वाला जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 21, 71 और 92, 3 संशोधन आपको ध्यान रखना है, 1967, 92 और 2003। ठीक है ना, तो पहला जो संशोधन हुआ 21वां, इसमें जोड़ी गई केवल और केवल सिंधी। अब मैं अगर पूछूं तो मेरे दोस्तों बताओ, सिंधी जो है वो कौन से अपभ्रंश का हिस्सा है, कौन से अपभ्रंश का हिस्सा है, अब आपको यहां पर लिखना है। ठीक है ना, आपको लिखना है कि सर जो सिंधी है ये ब्राचड़ का हिस्सा, इसका ब्राचड़ का। ठीक है ना, पंजाबी किसका है भाई, अभी पढ़ाया था, तो पंजाबी आप कहेंगे सर पैसाची, पा से पंजाबी, पा से पैसाची। मराठी किसका है, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्री। ठीक है ना, चलिए आगे बात करें। 71वें में 1992 में नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, तो इसका आप कोड निकाल सकते हैं, ना मा के नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है ना, आगे देखें 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है ना, ओके है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मैं उनको बता देता हूं कि इनकी महत्ता थोड़ी सी आपको जान लेना है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 343 के 3 भाग आपको मिलेंगे। ठीक है ना, पहले भाग में आपको कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो है राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये पूछा गया है।
एक मिनट रुकिए। देखिए, तो आपको 343 अगर नहीं सारे याद होते हैं तो 343 आपको याद रखना है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। लेकिन इसमें जो दूसरा भाग आपका है उसमें यह कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। क्या रहेगा? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। उसके बाद जो तीसरा वाला जो है इसमें भाग है कि अगर 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं। ये भी इसमें कहा गया कि अगर पूरी तरह से हिंदी नहीं आती है तो अंग्रेजी को हम जो है जारी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 343 में ही दिया गया है। 344 की बात करें तो इसमें राजभाषा संबंधी आयोग और संसदीय समितियां हैं। तो आपको याद रखना है कि पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था। तो पहला राजभाषा आयोग आपका गठित हुआ था 7 जून 1995 को। कब हुआ था? 7 जून 1995 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। इन्हें बी से बाल, जी से गंगाधर, तो बी जी खेर भी कहा जाता है, बी जी खेर कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पे इस आयोग को बीजी खेर आयोग कहा जाता है, या बाल गंगाधर खेर आयोग कहा जाता है, या बाल गंगाधर आयोग कहा जाता है। तो जो पहला राजभाषा आयोग था वो कब बना था भाई? वो बना था 7 जून 1955 को बना था। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इसकी पहली बैठक तो नहीं पूछता है, हो सकता है पूछ ले, तो 8 दिन बाद जो है पहली बैठक हुई थी, मतलब 15 जून 1955 को पहली बैठक हुई। ठीक, अब इसके बाद पहली संसदीय समिति जो बनी थी वो कौन सी थी? ये थी आपकी पंत समिति। जीबी पंत के अध्यक्षता में पंत समिति बनी थी। दोनों मैं क्यों बता रहा हूं इसको आप समझिए, ठीक है। ये आपकी जो है 1957 में बनी थी। ठीक, अब यहां पर आपको समझना है कि भाई जब बीजी खेर आयोग बना था तो इन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी को हटा करके केवल हिंदी रखना चाहिए राजभाषा के रूप में। लेकिन पंत जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इनकी समिति जब बनी तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हम हिंदी अंग्रेजी दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों के लेके चलेंगे। हिंदी हमारी प्रधान भाषा होगी और अंग्रेजी हमारी एक भाषा होगी, सहयोगी भाषा होगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट। कुछ जो है यहाँ पर एक और चीज आपको जाननी है कि भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा में आपको पता होना चाहिए कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था। तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। कौन था भाई? आंध्र प्रदेश। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। इसका थोड़ा सा हम लोग क्रम जान लेते हैं। राज्य जब हमारा संविधान जो है लागू हो चुका था उसके बाद कुछ जो है एक भाषा बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने अनशन शुरू किया कि हमारा जो भाषाई बेल्ट है उसे एक अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है ना, इससे पहले जो राज्य बनाने मतलब राज्यों के सीमांकन की बात हुई थी वो इस आधार पर हुई थी कि प्रशासन अच्छा हो सके, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हुई थी। ठीक है ना, लेकिन यहां पर मांग उठी दक्षिण भारत में कि अब आप बनाइए भाषा के आधार पर। तो पहली जो मांग उठी थी वो तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा उठी थी। तो तेलुगु भाषी में एक थे पोटी श्री रामुल्लू। ठीक है ना, इनके जो है नेतृत्व में वहां के लोगों ने अनशन चालू कर दिया जो तेलुगु भाषी लोग थे। ठीक है, अनशन कब शुरू हुआ भाई? अनशन शुरू हुआ जो है लगभग दिसंबर से 50 दिन पहले, आप समझ सकते हैं। और 15 दिसंबर 1952 को क्या होता है? पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है इसी अनशन के कारण। अब वहां पर विद्रोह एकदम उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो ये बना भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर देखते हैं लिपि की बात हुई थी कि लिपि देवनागरी होगी। क्लास छोटी करते करते लंबी हो जा रही है। ठीक है, चलिए तो हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी भाई? देवनागरी। ये तो आपको पता ही है। और देवनागरी का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। मैं अब लिपि का इतिहास आपको नहीं बता रहा हूं यहां पर क्योंकि आपके काम की चीज यही है ना। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरी लिपि भी कहा जाता है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो मिलता है, दो चीजें आपसे पूछेगा। ठीक है ना, एक तो आपसे पूछ सकता है कि किसके शिलालेख में मिलता है। तो ये मिलता है आपके जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। अब जयभट्ट कौन थे? तो ये गुजरात के एक राजा थे। ठीक है ना, तो इन्होंने जो शिलालेख बनवाए उसमें आपके देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। दूसरा आपसे पूछता है कि किस राज्य में मिलता है? तो ये गुजरात के राजा थे, तो शिलालेख भी इनका गुजरात में है, तो गुजरात में मिलेगा आपको इसका सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है ना,
ओके है। अब यहां पर बात आती है भाई कि ये देवनागरी नाम क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो नाम इसलिए पड़ा कि देवनागरी का प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। इसके नागर ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। तो नागर ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था इसलिए इसे नागरी कहा जाने लगा। तभी मैंने बताया कि इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। और यह कहा गया कि देवों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया, मतलब ये सबसे पहले जब नागरी लिपि आई तो इसने संस्कृत को लिपिबद्ध किया। किसे किया? संस्कृत को लिपिबद्ध किया। तो संस्कृत देववाणी है, देवों की वाणी है, इसलिए ये लिपि किसकी हुई? देवों की लिपि हो गई। तो देव और ये नागर से नागरी बनी थी, तो इसका नाम पड़ गया देवनागरी, ठीक है ना। तो आपसे अगर कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कहां से उत्पत्ति हुई, नागर ब्राह्मण अगर लिखा है तो आप उसको उत्तर लगाएंगे, गुजरात लिखा है उसको लगाएंगे, जयभट्ट का शिलालेख लगा है तो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बाई बाई से दाई ओर लिखी जाती है। देखिए मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, उर्दू और हिंदी। जब आप देखेंगे उर्दू लिखी जाती है तो इधर से लिखी जाती है, और हिंदी लिखी जाती है तो इधर से लिखी जाती है। ये आपकी हिंदी है, ये आपकी उर्दू। तो उर्दू को जब इधर से इधर लिखा गया तो ये आपका कौन सा है भाई? ये आपका राइट है, दाया, और ये आपका लेफ्ट है, बाया। तो राइट से लेफ्ट की ओर गया, मतलब आपका दाहिने से बाएं की तरफ उर्दू गया। लेकिन आपकी देवनागरी कहां से? आप ऐसे लिखते हो तो इधर आपका लेफ्ट है, ये राइट है, मतलब बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि आप समझ, ठीक है। चलिए, एक वर्ण संकेत के लिए एक ही ध्वनि होती है। ये सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है जो हमारी देवनागरी है। इसमें एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि होती है। जैसे अगर लिख दिया गया का, ठीक है ना, का, तो का को अब का ही पढ़ा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन आगे देखिए, अंग्रेजी में देखिए, जैसे लिखा है CAT, कैट। क्या लिखा भाई? CAT, कैट लिखा है। और यहीं लिखा है CHOPRA, ठीक है। इसको पढ़ रहे हैं कैट, इसको पढ़ रहे हैं चोपड़ा। आपने एक कॉमेडी वीडियो देखी होगी कि एक चोपड़ा अंकल थे, ठीक है ना, अपने घर के गेट पे खड़े थे। तो एक बच्चा जो है कैट को सी से सा पढ़ रहा था, सेट पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, सी से होता है का, तो CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली। तो बच्चे ने कहा ठीक है अंकल, कैट मतलब बिल्ली। तो उनकी नेम प्लेट लगी थी CHOPRA, तो उसने सी को का पढ़ा और उनसे कहा ठीक है कोपरा अंकल। तो अब यहां पे क्या हुआ? अंग्रेजी में सी से सा भी बनता है, सी से का भी बनता है, और सी से चा भी शुरू हो जाता है। तो यहां पर इसीलिए ये सबसे वैज्ञानिक नहीं है, सबसे वैज्ञानिक हमारी देवनागरी लिपि है। तो ये कैट हमारे में का से कैट होता है, ठीक है ना, का से ही होता है जो होता है। तो ये कैट और कोबरा अंग्रेजी में होता, हमारे यहां का से कोबरा ही होता है, कोबरा नहीं होता। चलिए आगे देखिए, उच्चारण में सूक्ष्मतम भेद प्रकट करने की क्षमता होती है। मतलब उच्चारण जब आप करते हैं तो एक एक अलग अलग जो भेद होते हैं वो सब आपको एकदम क्लियर वहां पर हो जाते हैं। शिरोरेखा का अनावश्यक अलंकरण, हाँ ये चीज है कि जो ये शिरोरेखा होती है, शिर मतलब सिर के ऊपर रेखा, तो शिरोरेखा हो गई। ये देखिए, कोई भी आप वर्ण लिखेंगे वो आपकी शिरोरेखा यहाँ पर ऊपर बनती ही है। तो इसके सिर पर रेखा बनती है, शिरोरेखा हो गई, ठीक है। ये अनावश्यक तो है लेकिन सुंदरता बढ़ जाती है, और जो शब्द बनते हैं इनको एक साथ व्यवस्थित करती है। ये आपको उर्दू में शिरोरेखा नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। देखिए, सर्वाधिक वैज्ञानिक और अक्षरात्मक लिपि है। हाँ ये देखिए, ये अक्षरों में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? अक्षरों में लिखी जाती है। अब अक्षर और वर्ण का अंतर मैं आपको वर्णमाला में बताऊंगा एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है। अब देखिए, यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर हम लोग देख लेते हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि ये वाला भाग आपका कंप्लीट हो जाए, इसीलिए क्लास लंबी हो रही है, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में सबसे ज्यादा 10 बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले पर अंग्रेजी है, दूसरे पर मंदारिन जिसे हम चीनी भी कहते हैं, मतलब चीन की भाषा, खाने वाली चीनी नहीं, और तीसरे नंबर पर है हमारी हिंदी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विदेशों में हिंदी कहां कहां बोली जाती है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, नेपाल, म्यांमार, इनके नाम आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। यहां पर हिंदी बोली जाती है। और देखिए, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद हमारे यहाँ के सबसे बड़े उपन्यासकार हुए हैं। तो वहां पर मॉरिशस में जो हिंदी के सबसे बड़े उपन्यासकार हुए वो हैं अभिमन्यु अनंत, इसीलिए इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है।
ठीक है ना। फिजी की बात करें तो फिजी में सबसे बड़े उपन्यासकार हुए जोगिंदर सिंह, इसीलिए इन्हें फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब विश्व हिंदी सम्मेलन भी होता है, तो कहां कहां होता है ये देखते हैं, मतलब क्यों होता है। सबसे पहले ये समझिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, हिंदी को उसका सम्मान दिलाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और श्योर हूं कि पूछे जाएंगे। तो पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था भाई, तो इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री। और कहां हुआ था, तो ये हुआ था आपके नागपुर में। कहां हुआ था, नागपुर में। तीन चीजें, कब, 10 जनवरी 1975 को, कहां, नागपुर में। कौन प्रधानमंत्री था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अब 10 जनवरी का एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है, क्यों है, आइए देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार जो मनाया गया था वो नॉर्वे के दूतावास में मनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत कब से हुई, क्या ये 1975 से मनाया जा रहा है, 1975 से नहीं मनाया जा रहा है। ये मनाया गया आपका पहली बार 2006 में। कब मनाया गया, 2006 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि अब 10 जनवरी को हम क्या मनाएंगे भाई, विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। क्यों 10 जनवरी चुना गया, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, इसीलिए मनाया गया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है, तो पहला हो गया ये। ओके भाई, आपको अगर मैं बताऊं कि अभी जो हुआ था 2023 में सबसे लास्ट वाला हुआ था, अब 3-3 महीने के 3-3 साल के अंतराल पर होता है। तो जो 12वां था, ये 2023 में 12वां हुआ था, फिजी के नाडी शहर में हुआ था। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले। अभी 13वां का जो है अभी कोई आयोजन निश्चित नहीं किया गया है कि कहां पर आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट है आपका, इसके बाद ये क्लास समाप्त होगी आपकी। देखिए, कुछ हिंदी से संबंधित दिवस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके जीएस में भी पूछे जाएंगे, हिंदी में भी पूछे जाएंगे। आपको पता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, क्यों भाई 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को संविधान में इसे राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा यूजीसी ने कर दिया है। अब 11 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाई जाती है, 30 मई को मनाई जाती है। इसका भी एक इतिहास रहा है, 30 मई को क्यों मनाई जाती है। 30 मई को मनाए जाने का कारण यह है कि 30 मई 1826, ठीक है, 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया। यह साप्ताहिक था, हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया कब, 30 मई 1826 को। ठीक है मेरे भाई, अब इस दिन प्रकाशित होने की वजह से 30 मई को पत्रकारिता दिवस, क्योंकि उस दिन पत्र, समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सबसे पहला हिंदी का। अब आप बताएंगे कि सबसे पहला समाचार पत्र, वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, किसी का हो, कौन सा था, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। अब पत्र की बात हुई तो कौन था भाई, तो उदंत मार्तंड नाम था पत्र का। संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे। और कहां से होता था, कोलकाता से इसका संपादन किया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी मैं इसके प्रश्न हल कराऊंगा तो आप इसके प्रश्न हल करने में सक्षम होगे, क्योंकि आपने कई बार इसका रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।